बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आप। कमिश्नर फैसलाबाद के ज़ेरे इंतजाम चलने वाला डिविजनल मॉडल कॉलेज वालिदैन की जेब पर हाथ साफ करने लगा। लॉकडाउन में तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद ट्यूशन फीस के साथ 2000 रुपए के करीब इजाफी फंड्स की वसूली जारी है। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, भी अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तालीमी अदारे अरसा दराज से बंद हैं और तदरीसी सरगर्मियां स्कूलों में ठप होकर रह चुकी हैं। ऐसे में सिर्फ ऑनलाइन ही बच्चों को तालीम से जोड़े रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद तालीमी अदारों की तरफ से जो फीसों में इजाफी फंड्स हैं वो वसूल करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से डिविजनल मॉडल कॉलेज के हवाले से पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायत सामने आई है कि स्कूल में ट्यूशन फीस के अलावा ऐसे फंड्स भी वसूल किए जा रहे हैं जो सहूलियात अरसा दराज से उनके जो बच्चे हैं, जो स्कूल्स के तलबा हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो 2000 रुपए के करीब फी तालिब इल्म 2 माह की फीस के साथ वो फंड भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें जनरेटर फंड में मौजूद है जो कि छुट्टियों में बच्चों से वसूल किया जा रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर फीस 300 रुपये वसूल की जा रही है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स फंड की मद में 600 रुपये तमाम स्टूडेंट से मांगे गए हैं, जबकि लाइब्रेरी और लेबॉर्ट्रीज जो कि इस दौरान लॉकडाउन में इस्तेमाल ही नहीं हुई, उस मद में भी बच्चों से 400 रुपये फंड वसूल किया जा रहा है। हर बच्चे के हिस्से में 2000 के करीब ये इजाफी फंड आ रहा है। 2 माह की फीस डीएमसी की 9700 के करीब है, लेकिन बच्चों को जो वाउचर्स दिए गए हैं वो 11000 रुपए से भी जायद मालियत के वाउचर भिजवाए गए हैं, जिस पर वालिदैन की तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि कमिश्नर फैसलाबाद के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले डिविजनल मॉडल कॉलेज में बच्चों को रिलीफ फराहम किया जाए और जो इजाफी फंड वसूल किए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि पिछले साल भी पहले फेज़ में हुकूमत की तरफ से 20% रिलैक्सेशन दिया गया था, रिलीफ दिया गया था, लेकिन इस साल ना तो 20% रिलीफ दिया गया है बल्कि ट्यूशन फीस के साथ साथ जनरेटर फंड, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री फंड, स्पोर्ट्स फंड और ये वो सहूलियात हैं जो इस दौरान बच्चे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद बच्चों के वालिदैन से ये फंड्स वसूल किए जा रहे हैं जो कि चंद सौ नहीं बल्कि हज़ारों में हैं। और फैसलाबाद में अगर बात करें डीएमसी की तो हज़ारों बच्चे अगर यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं तो हर बच्चे से 2000 रुपये ये इजाफी फ़ंड वसूल किया जा रहा है, जिस पर वालिदैन की तरफ से कमिश्नर फैसलाबाद जो कि हेड हैं इस इदारे को बतौर गवर्निंग बॉडी के चेयर, उनको मुतालबा किया गया है कि तमाम किस्म के जो फंड्स हैं, चूँकि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, कॉलेजेस नहीं आ रहे, तमाम फंड माफ किए, बच्चों को रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। सब तलबा से रूटीन के मुताबिक फीस वसूल कर रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल डीएमसी महमूद अहमद का मौक़िफ़ सामने आया। टोटल फीस में अकाउंट्स की तकसीम के लिए स्पोर्ट्स समेत दीगर हेड अलहदा किए गए हैं। तमाम फीसें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी से लागू की गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि सब तलबा से रूटीन के मुताबिक ही फीस वसूल की जा रही है। वाइस प्रिंसिपल डीएमसी महमूद अहमद ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कहा कि टोटल फीस में अकाउंट्स की तकसीम के लिए स्पोर्ट्स समेत दीगर हेड अलहदा किए गए हैं। तमाम फीसें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी से लागू की गई हैं। सिटी 41 से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद ये भी कहा कि तलबा और उनके वालिदैन एहतजाज करके वक्त का ज़या कर रहे हैं और तालीम का हर्ज हो रहा है। उन्होंने कहा कि तलबा जल्द से जल्द जो है वो फीसें अदा करें ताकि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा सके। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की आबादी 78 लाख से जायद है। देहात में तादाद ज्यादा 41 लाख से जायद है। इदारा शुमारियात ने मर्दम शुमारी रिपोर्ट जारी कर दी, जबकि फैसलाबाद में मर्दों की तादाद खवातीन से ज्यादा है। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मंजूरी के बाद अदारा शुमारियात की जानिब से जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के अंदर जो तादाद है अफराद की वो 78,82,444 है, जो कि मर्दम शुमारी की 2017 की रिपोर्ट में एतराज़ात के बाद अब फाइनल रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत फैसलाबाद में मर्दों की तादाद खवातीन से ज़्यादा है। फैसलाबाद में मर्द 40,38,932 हैं, खवातीन 38,42,684 हैं, जबकि ख्वाजा सराओं की तादाद 828 है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से अगर रिपोर्ट की अदाद शुमार देखें तो 1998 में आखिरी मरदमशुमारी के अंदर फैसलाबाद की आबादी का तनासुब जो था 54,29,547 की आबादी जो है फैसलाबाद की थी। और फैसलाबाद में अगर देहात और शहरों की आदाद शुमार देखें तो सालाना ग्रोथ रेट के मुताबिक देहात में आबादी जो है 41,15,578 है, जबकि शहरों में 37,66,866 है।
یعنی کہ شہروں کے مقابلے میں فیصل آباد میں دیہاتوں میں زیادہ لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اگر شرح خواندگی دیکھیں، آبادی کی شرح دیکھیں، آبادی بڑھنے کی شرح دیکھیں تو سالانہ گروتھ ریٹ 2% 1.98 ہے، جو کہ اگر دیکھیں 2 تک پہنچ جاتی ہے، 1.98 ہے جو کہ پیدائش کی شرح ہے۔ اور ایسے دیہات میں دیکھیں، دیہات میں ہمارے فیصل آباد کے اندر جو مرد ہیں وہ 31,03,917 ہیں، جبکہ شہروں میں 19,35,15 ہیں۔ دیہات میں خواتین کی تعداد جو ہے 20,11,294 ہیں اور شہروں میں 18,21,390 ہے۔ دیہات میں شرح پیدائش یہ ایک اہم چیز ہے، نقطہ جو کہ باقی شہروں سے مختلف ہے۔ فیصل آباد میں دیہات کے مقابلے میں شہروں میں پیدائش کی شرح زیادہ ہے۔ سالانہ پیدائش کی شرح کے اوپر اگر دیکھا جائے اعداد و شمار کے مطابق 1998 سے 2017 تک تو دیہات کے اندر فیصل آباد 1.48 ہے، جبکہ شہروں کے اندر 2.58 شرح پیدائش ہے، جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیصل آباد میں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے یا نئی پیدائش کے حوالے سے فیصل آباد شہروں میں تعداد زیادہ ہے ایز کمپیریبل اگر دیکھیں جائے تو دیہات کے اندر یہ شرح 1.48 کے اوپر ہے۔ جی سالانہ اعداد و شمار جاری کر دیے گئے، بہت شکریہ بلال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں رش کے پیش نظر کرونا ویکسین سینٹرز کی تعداد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تعداد 8 سے بڑھا کر 13 کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے ممکنہ سینٹر سوشل سیکیورٹی اسپتال اور ریلوے اسپتال کا جائزہ لیا۔ سمناباد ویکسین سینٹرز کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مزید بات کریں گے رمضان مرزا سے۔ رمضان، بتائیے گا اس دورے کے حوالے سے۔ شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کہ وہ آئیں اور بآسانی ویکسینیشن کروائیں، سینٹرز کی تعداد میں اضافہ جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مختلف جگہوں پر جو مزید سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل اور ریلوے کے ہاسپٹل میں بھی متوقع طور پر جو ہے وہ ایک سینٹر قائم ہو سکتا ہے۔ صورتحال کا جائزہ بھی ڈپٹی کمشنر محمد علی کی جانب سے لیا گیا اور ہم اس وقت موجود ہیں سمناباد جو ہے وہ ویکسینیشن سینٹر میں، جہاں پر انہوں نے دورہ بھی کیا، جہاں پر ڈی ایچ او ڈاکٹر بلال احمد نے اس موقع پر بریف کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کتنے سینٹرز اس سے پہلے کام کر رہے ہیں اور مزید کتنے جو ہے وہ متوقع ہیں کہ اضافہ کیا جائے گا؟ جی، اس وقت فیصل آباد سٹی میں 8 جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہ اس وقت فنکشنل ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 5 اس میں مزید ایڈ کر دیے جائیں، تاکہ چونکہ اب پاپولیشن کی اس لحاظ سے ایج بریکٹ بڑھ گئی ہے، 30+ کو ہم ویکسینیٹ کر رہے ہیں، تو ان کو ہم ایزیلی اکوموڈیٹ کر سکیں اور جتنے بہتر طریقے سے ہم ان کو ویکسینیشن کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ مختلف سینٹرز پر خاصا رش نظر آتا ہے، گو کہ انتظامات ہیں، لیکن رش کو کم کرنے کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ جی، اس کا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہم جتنے میکسیمم نمبر آف ویکسینیشن سینٹرز بنائیں گے اتنا رش جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو اسی پہ ہی ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ابھی اس میں جب مزید ہم نے ابھی 8 کر دی ہیں، اس کی وجہ سے اب یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی رش میں کمی آ گئی ہے۔ مزید ہم اس میں 2-3 سینٹرز ابھی ایڈ کر رہے ہیں 1 دن میں، اس سے انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ کا کہنا ہے کہ مزید 5 سینٹرز جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں، سینٹرز کی تعداد بڑھے گی تو قدر رش جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کے جھنگ کے احساس کفالت سینٹر میں امدادی رقم کے حصول کے لیے آئی خواتین خوار ہو گئیں۔ بزرگ خواتین کے لیے نہ سایہ دار جگہ کا انتظام کیا گیا ہے اور نہ ہی پینے کا پانی دستیاب ہے۔ پولیس اہلکار ڈیوٹی کے بجائے آرام کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جنگ کے احساس کفالت سینٹر میں امدادی رقم کے حصول کے لیے آئی خواتین خوار ہو گئی۔ بزرگ خواتین کے لیے نہ سایہ دار جگہ کا انتظام اور نہ ہی پینے کا صاف پانی دستیاب۔ پولیس اہلکار ڈیوٹی کی بجائے آرام کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے۔ جنگ کے احساس کفالت سینٹر میں امدادی رقم کے حصول کے لیے آئی خواتین خوار ہو گئی۔ اسی پر بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جھنگ میں 2 مقامات پر احساس کفالت سینٹر بنائے گئے ہیں اور جھنگ میں جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہاکی اسٹیڈیم میں کفالت سینٹر بنایا گیا ہے، وہاں پر جو آنے والی خواتین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جھنگ میں گرمی بھی ہے، درجہ حرارت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور ان خواتین کے لیے کسی طور پر مناسب انتظامات دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں۔ انتظامیہ یہاں پر آیو خواتین کے لیے سایہ دار جگہ کا انتظام نہیں کر سکی اور یہاں پر جو آیو خواتین ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہیں۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں گے کہ اس وقت بھی یہاں پر خواتین کی آمد کا
सिलसिला जारी है। जो एहसास कफालत प्रोग्राम है उसके तहत माली इमदाद के लिए यहाँ पर आई हैं और इस वक्त भी जो है वो बड़ी बुजुर्ग खवातीन मौजूद हैं और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन दूर दराज से आई हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे। अम्मा जी आप बताइए कहाँ से आप आई हैं? पानी नहीं है, गर्मी बहुत है। बहुत गर्मी है, पानी पीने नहीं लगता, छां कोई नहीं लगती, असी तंग हो गए हैं। उदू पैसे हैं वो अगले देवन वाले तंग हैं, असी भी तंग आए। कोई पानी नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई खाना कोई खूना कोई नहीं लगता पिया। असा बड़े दूर तो आए हैं, सुबह दे आए हैं तो बेचारे धोपते बैठे थे, असी धोपते खाली। जी आप बताइएगा आप किधर से आई हैं, क्या परेशानी हो रही है? अच्छा आया बुल्लो तो आया थे अपना, कोई नहीं धुप नहीं, गर्मी तो बैठे हैं, इतनी सख्ती गर्मी है। बिल्कुल शदीद गर्मी है और गर्मी में जो आयु खवातीन हैं वो खासी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही हैं। बुजुर्ग खवातीन हैं और उनके लिए जो इमदादी रकम का हसूल है एक मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। और एक और खातून से भी बात करते हैं। अम्मा जी आप बताइएगा आप किधर से आई हैं? गोजरे रोड से। तो क्या परेशानी हो रही है, क्या आप इंतजाम ही कोई नहीं? धूप बड़ी है, छां का कोई मसला नहीं है, तंबू वगैरह नहीं, पानी पीना नहीं, रोटी नहीं। जी बिल्कुल पीने का पानी नहीं है, बैठने की यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर जो रिटेलर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कि कितने लोग यहाँ पर, कितनी खवातीन रोजाना यहाँ पर आती हैं, क्या परेशानी होती है उनको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना तकरीबन 1500-2000 औरतें आती हैं रोज़ाना। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सेंटर चलता है। कोई इंतज़ामात नहीं, ना कोई कुर्सियाँ हैं, ना कोई पानी है पीने के लिए। कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया ज़िले इंतज़ामी की तरफ से कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए गए कि जिसमें आवाम को सहूलत मिले। और 3-4 दिन से हम रोज़ाना मैसेज भी कर रहे हैं इंतज़ामिया को कि हमें कुर्सियाँ दी जाएँ, औरतें ज़लील हो रही हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला। और मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूं कि खुदा के लिए ये भी किसी की इज्जत है। ख़वातीन को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया मुबशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि जंग के एहसास कफालत सेंटर में इमदादी रकम के हसूल के लिए आई ख़वातीन ख्वार हो गई। टोबा में जगह जगह कचरे के ढेरों से ताफून और बीमारियां फैलने लगी, लेकिन इंतजामिया खामोश रही। आपको अपडेट करें इस हवाले से। टोबा में जगह जगह कचरे के ढेरों से ताफून और बीमारियां फैलने लगी। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम बताइएगा इंतजामिया कहाँ है? जी टोबा टेक सिंह के मोहल्लों के अंदर जो कचरे के ढेर हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सका। ज़िले इंतजामिया बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से ताफुन फैल रहा है, मच्छरों की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन इस पर ज़िले इंतजामिया जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारे से शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। नहीं बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? कचरा फेंक के जाते हैं लोग, इंतजामिया क्या कर रही है इस पर? ये पिंड वाले कचरा कुचरा सुट के जाते हैं, इंतजामिया वाले ਚੱਕਦੇ नहीं है। ये ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵਧੀ जा रहा वा काम। जी बिल्कुल आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। बेटा आप बताना क्यों कचरा फेंकते हैं लोग यहाँ पे? कचरा फेंकते हैं लोग भी अपने घर की सफाई हो जाए, पर इंतजामिया जी है वो चकती नहीं है, नहीं आगे चक्कन के बजाय आन के सटी जाती होर। जी बिल्कुल भाई आप बताइएगा आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कचरा क्यों जो इंतजामिया है वो इस पर तवज्जो नहीं दे रही? ये इंतजामिया का काम है कचरा उठाना, लेकिन यहाँ की जो म्यूनसिपल कमेटी है ना वो कचरा उठा नहीं रही है। जगह जगह कचरे के ढेर है शहर में, या जहाँ पर भी जगह मिलती है ना, कुछ कमेटी वाले फेंक के जाते हैं, कुछ मोहल्ले वाले। जी बिल्कुल जितने भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो कमेटी वाले हैं वो जो जितने भी पोश एरियाज़ हैं वहाँ से कचरा उठा कर दूसरे इलाकों में फेंक देते हैं, वहाँ पर डंप करते हैं, जो कि एक नुकसान है क्योंकि यहाँ पर शहरी जो है उनकी आमदोरफ्त का ये एक नुकसानदेह अमल है। ठीक है वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में सिटी 41 की निशानदही पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज खान का मोहल्ला गफूराबाद का दौरा, सीवरेज पाइपलाइन और मसाइल का जायजा लिया। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, सिटी 41 की निशानदेही पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज खान ने मोहल्ला गफूराबाद का दौरा किया, जहां पर जो साबिक काउंसलर हैं दिलदार हुसैन, उनकी जानिब से उन्हें जो है वो बताया गया कि इलाका में किस किस तरह के जो है वो मसाइल हैं। जगह जगह पर जिस तरह कूड़े क्रिकेट के ढेर हैं, सीवरेज के मसाइल हैं और आए रोज़ जो सीवरेज पाइप लाइन है वो बंद रहती है, जिससे जो इलाका मकीन है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। साबिक काउंसलर दिलदार हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम क्या मसाइल थे? सीओ साहब ने विजिट किया है, क्या कहना है उनका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, ये जो ना जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर
ढेर लगे हुए हैं। मुतलका अफसरान से कई दफ़ा हमने शिकायत की है, वो बोलते हमारे पास फ़ंड नहीं है, डीसी साहब बोलते भी हमारे पास फ़ंड नहीं है। बहुत सारे मसाइल है, मूजी अमराज फैल रहे हैं, जगह जगह कूड़ा करकट और अपने सीवरेज लाइन बंद है, तो ये आवाम किधर जाए, बहुत सारे मुश्किलात से दो चार हैं। बिल्कुल जी, जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए गए हैं और सीओ साहब को उन्होंने बताया है कि जिस तरह लोग परेशान हैं और आए रोज़ सीवरेज पाइपलाइन जो है वो बंद रहती है, जिस वजह से 4-4, 5-5 रोज़ जो गलियां हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं और जो गुजरने वाले राहगीर हैं जो खासतौर पर इलाका मकीन होते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस पर सीओ साहब ने जो है वो हिदायत की है कि जल्द तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस एग्रीकल्चर की जानिब से गंदम का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। मजीद बताएंगे अवैस खान। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज की जानिब से गंदम के सर्वे का तमाम तर मरहला जो है मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके मुताबिक ज़िला जंग के अंदर जो है वो रवां सीज़न के अंदर जो गंदम की पैदावार है उसके अंदर फ़ी एकड़ 10% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज के मुताबिक जो गुज़श्ता सीज़न के अंदर जो है वो जो एवरेज जो पैदावार थी फ़ी एकड़ वो 34.35 मन रिकॉर्ड की गई थी, जो रवां सीज़न के अंदर बढ़कर 37.70% तक जा पहुँची है। महकमा ज़राअत तौसीह के मुताबिक इसमें बड़े हद तक जो है इजाफा जो है वो मोतदिल मौसम के बाइस मुमकिन हो पाया है, जबकि जो है रवां साल जो है गंदम के ऊपर बीमारियों के हमला भी ना होने के बराबर था, जिसके बाइस बम्पर क्रॉप जो है वो रिपोर्ट की गई है। इसी के साथ जो है अगर बात की जाए तहसीलों के तहत, तो तहसीलों के अंदर सबसे ज़्यादा तहसील जंग के अंदर जो है वो पैदावार के अंदर इजाफा हुआ, जिसमें जो है वो 39.12 जो मनफी एकड़ तक पैदावार हासिल की गई है। महकमा ज़राअत तौसीह के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी और जदीद बीजों की फराहमी के बायस जो है गंदम की पैदावार के अंदर मुतवातिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया, खसूसी तौर पर नई वैराइटीज़ जिसके बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। और फैसलाबाद में पिछले बरस कपास की कमी के पेश नज़र रवां बरस महकमा ज़राअत तौसीह ने कोशिशें तेज करती हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, जी अपडेट कीजिएगा। जब बात करें अगर कपास के हवाले से, तो पिछले बरस जो कपास है वो कम काश्त हुई थी, जिसकी वजह से हमें बैरून ममालिक से भी दरामद करनी पड़ी और उसकी वजह से इसका जो बजट है खासा मुतासर हुआ। रवां बरस क्या सूरत हाल है, किसान कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं और महकमे की जानब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमती हदायत क्या हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीह से जानते हैं। खालिद साहब आगाह कीजिए। जी शुक्रिया रहमान साहब। कपास जो है ये हमारी अहम फसल है और स्ट्रेटजिक क्रॉप है, इसकी जो है काश्त के लिए महकमा ज़राअत शब रोज़ काम कर रहा है और इसके लिए हमने जो है चुकूक आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तांदलिया वाला और जो समुद्री हमारी कॉटन की तहसीलें हैं, तो उसमें हम काश्तकारों को फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए और ज़मींदारों को जो है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बता रहे हैं और उनको कायल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो काश्तकार जो पहले कपास लगाते थे हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, उनको मोटिवेट किया है और जो हमारा टारगेट है हम इंशाल्लाह उसको अचीव कर लेंगे। 24,000 टारगेट है जो तकरीबन 60% हो चुका है, बाकी जो है 31 मई तक हो जाएगा। मेरी काश्तकारों से आपके ज़रिए अपील है कि वो कपास जो है ये हमारी स्ट्रेटजिक क्रॉप है और इसको जो है वो ज़रूर काश्त करें और टेम्परेचर भी जो है वो लो जा रहा है और बीटी क्रॉप्स के लिए वो फेवरेबल है और इस पे हुकूमत पंजाब जो है वो सीड पे 1,000 रुपया सब्सिडी दे रही है। और इसी तरह अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपडेट किया। मिनहाजुल कुरान पीपी 110 यूथ विंग की जानिब से फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। इसी पर बात करेंगे फसील अहमद से, जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिनहाजुल कुरान की जानिब से इसराइल की जानिब से ढाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आज रैली निकाली जा रही है और इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की जा रही है। फ़लस्तीन में जो इसराइली दहशत गर्दी है उसके ख़िलाफ़ शदीद मज़म्मती नारे भी लगाए जा रहे हैं और यूथ विंग जो है मिनहाजुल कुरान वो यहाँ पर नौजवान भी मौजूद हैं। जो पीपी 110 के सदर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, मलक सरफराज कादरी, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मलक साहब बताइएगा, क्या कहते हैं जो जुल्म किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, दुनिया भर की कुव्वतें खामोश हैं, आप क्या कहते हैं? मैं इस पर सिर्फ एक बात कहूँगा सर कि इमाम इनकलाब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कारी साहब ने जो हल पेश किया, पूरा मन हल कि तमाम इस्लामी ममालिक, अगर तमाम इस्लामी ममालिक नहीं तो चंद एक बड़े इस्लामी ममालिक यूनाइटेड नेशन की रुकनीत को ख़त्म करें, अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर आएँ और उस वक्त तक यूनाइटेड नेशन की इस पंचायत में ना जाएं जब तक उम्मत मुसलमा के मसाइल हल नहीं होते। बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जब तक जो मुसलमानों के मसाइल हैं। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
पीर महल अंजुमन ताजरान और प्रेस क्लब की फ़लस्तीनी से इजहारी यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत चेयरमैन प्रेस क्लब असद हफीज़ और जनरल सेक्रेटरी राना अशरफ ने की। शुरका का अक़वाम मुत्तहिदा से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के नोटिस का मुतालबा कर दिया। जबकि रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।